हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स के एक और नए लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे ढंग से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब काफ़ी नज़दीक हैं। और चूंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है, इसलिए स्ट्रेटजिकली चीज़ों को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चीज़ों को बार बार रिविज़न करना और बहुत डिसिप्लिन वे में आपकी तैयारी को एक आयाम देना, एक रास्ता देना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बुक की कंटिन्यूअसली रिवीजन कर रहे होंगे। ये बुक का कंटिन्यूअसली अगर आप रिवीजन करेंगे तो इससे दो फायदा होता है। एक, आपके बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं जो रियल फैक्ट्स हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, आर्ट्स एंड कल्चर के, स्टैटिक के, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे जो स्ट्रैटेजी हैं आप सीखेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो टीसीएस एग्ज़ाम के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछता है उसका जो पैटर्न क्या है, उसके बारे में इस बुक से आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट ईयर के हम पेपर करते हैं तो हमें पैटर्न के बारे में एक अच्छी जानकारी हो जाती है, हमारी समझ विकसित हो जाती है और हमें चीज़ों को फिर कैटर करने में, टैकल करने में काफ़ी आसानी होती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आज पॉलिटी के लेक्चर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं और इसके बाद जो दूसरे सेक्टर्स हैं इसी बुक के, उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑलमोस्ट आपके हिस्ट्री के, आपके आर्ट एंड कल्चर के, आपके जो स्टैटिक हैं, ज्योग्राफी हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और चूंकि आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक हैं तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रही होगी कि आपकी तैयारी आपको कैसे रखनी है और किस ढंग से आपको तैयारी को एक नई दिशा देनी है, सो दैट आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है वो अच्छा हो सके। खास करके आप जानते हैं कि एसएससी में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है, जो सामान्य अध्ययन का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए हमारी तरफ से पूरी ये कोशिश है कि आपका जो स्कोर है, बेसिकली ये सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, इसमें आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर हेयर, दैट इज़ वाई वी हैव बीन गाइडिंग यू थॉरोली हाउ टू टेकल दीज क्वेश्चंस ऑफ टीसीएस इन जनरल स्टडीज़, और कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अपने स्कोर को आगे बढ़ाना है। इस बुक के रिवीजन के साथ साथ हमारा जो वीडियो कोर्स है इसको कंटिन्यूसली आप लोग देखते रहिए। और इसके अलावा एक चीज़ मैं कंटिन्यूसली जो आपको हमेशा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, टेस्ट। कोई भी खिलाड़ी होता है, कोई भी, देखिए आप लोग भी अपने फील्ड के खिलाड़ी हैं। आपकी जो तैयारी है उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी जंग के लिए कितना तैयार हैं? तो उसका एकमात्र रास्ता होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है टेस्ट लगाना। टेस्ट लगाना इतना खूबसूरत एक तरीका है जिससे आपकी आपकी जो तैयारी है उसके बारे में आपको तुरंत पता चलता है। इसलिए टेस्ट आप लोग कंटिन्यूसली लगाते रहें। और आइए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को अंतिम पड़ाव पर लेके जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी के अब कुछ ही क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं और मिसलेनियस टॉपिक के जो प्रश्न हैं वो भी हम कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है ये, यस 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ विधानसभा रिटायर एवरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपर हाउस होता है, दो हाउसेस होते हैं। ठीक है, ये होता है लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जो लोअर हाउस है वो है लोकसभा, लोकसभा या इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते हैं स्टेट में। और जो अपर हाउस होता है उसको कहते हैं राज्यसभा या उसको कह देते हैं विधान परिषद। ठीक है, तो आपको बताना है कि विधान परिषद के मेंबर हैं वो कितने सालों में एक तिहाई जो हैं वो रिटायर करते हैं, एक तिहाई वो रिटायर करते हैं। आपको पता है कि जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है या स्टेट में जिसको या आपको विधान परिषद कहते हैं, इसका जो एज है इस हाउस का वो होता है 6 ईयर्स। मतलब जो भी राज्यसभा के या जो भी विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो कितने दिनों का होता है, वो 6 साल का होता है। और 1/3 ऑफ जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के या जो अपर हाउस मैं कहता हूँ, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दोनों अपर हाउस आप समझ जाइएगा, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद, इसके जो मेंबर होते हैं वो एक तिहाई जो इसके सदस्य होते हैं ना, वो 2 साल पे रिटायर करते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है, एक तिहाई 2 साल पे, मतलब 6 साल का इनको जो टेन्योर है वो हो जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रिटायर एवरी, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, एवरी सेकेंड ईयर हमने तुरंत अभी डिस्कस किया। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ विधान परिषद रिटायर्स। ठीक है, हर एक दूसरे साल एक तिहाई जो लोग हैं वो वहां से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं।
विच वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि 18 साल के उम्र के जितने ऊपर के लोग होते हैं, 18 साल और उसके ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होता है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस बेसिस पे सबसे पहला जो जनरल इलेक्शन था वो किसने होल्ड किया था इन चारों स्टेट में से? यस, किसने होल्ड किया था इन चारों में से, ये आपको यहां बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। और ये इलेक्शन कब कराया था इन्होंने? ये इलेक्शन कब कराया था? ये इलेक्शन हुआ था इनका जून 1948 में। जून 1948 में ये इलेक्शन हुआ था, और मणिपुर इस बेसिस पे इलेक्शन कराने वाला पहला स्टेट है। ठीक है, क्लियर? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। मिसलेनियस में जो भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल बहुत सारे क्वेश्चन जो पॉलिटी के हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो फंडामेंटल राइट की बात हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो, अगर आपने मेरे पिछले सारे लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने चीज़ों को डिस्कस किया है, समझा है, और एक अच्छी समझ विकसित की है, जिससे हमें एटलीस्ट ये तो जरूर पता चल गया है कि टीसीएस जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है। और मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि एक चीज़ का फ़ायदा जरूर हुआ होगा, और वो ये है कि आपको ये तो जरूर पता चल गया होगा कि कौन से क्वेश्चन है टीसीएस के जो रिपीट होंगे, कौन से सेक्शन। देखिए, क्वेश्चन पर्टिकुलरली बताना बहुत टफ होता है, लेकिन मैंने आपको सेक्शन बताया, जैसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ऐसे प्रश्न हैं कि आपके हर एक एग्जाम में इस सेक्शन से प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आप मेरे कुछ वीडियो लेक्चर्स को ही देख लोगे तो आपके जो एग्जाम में प्रश्न हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मतलब एक स्ट्रेटजिकली, और मैं ऐसा कहूँगा एक थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की है, और आपको उसी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने बताया है कि ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने के बहुत सारा चांसेस है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। Which of the following does the Special Marriage Act 1954 not support? क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेष विवाह अधिनियम 1954 का समर्थन नहीं करता है? इन चारों में से वो कौन है जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को सपोर्ट नहीं करता है? ठीक है, सपोर्ट नहीं करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इंटरकास्ट मैरिज, स्ट्रिक्ट इंडोगमी, इंटरफेथ मैरिज, या कम्युनल हार्मनी? यस, बताइए। इंडोगमी का क्या अर्थ होता है? इंडोगमी का अर्थ होता है कि आपकी जो कम्युनिटीज हैं उसी में शादी करते हैं, और यहां क्या कहा जा रहा है? स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। ठीक है, सख्त इंडोगमी मतलब आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो समुदाय है उसी में आपको शादी करनी है, ये इसका मतलब होता है इंडोगमी का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, व्हाट वुड बी द आंसर? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका सिंपल सा आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट इंडोगमी, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसने जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है कि आपकी जो शादी है वो आपके समुदाय में ही होनी चाहिए। ऐसा कोई सख्त कानून इसके अंतर्गत प्रोविजन नहीं है। किसके अंतर्गत? स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये कहता हो कि आपको सख्त एंडोगेमी को फॉलो करना है, मतलब आपको अपने ही कम्युनिटी में शादी करनी है, अपने ही समुदाय में शादी करनी है। ये जो प्रोविजन है ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का नहीं है। क्लियर? आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। आइए, बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, आपको बताना है कब से कब तक। यस, बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा इंडो पाकिस्तान वार के बारे में पता होगा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुआ था और भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट किया था, उसको आज़ादी दिलाई थी, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था 1971 में। 1971 में। तो अगर आपको ये भी पता है तो क्लियरली आप इसका आंसर बता सकते हो। तो 1947 से लेके 1971 में बांग्लादेश क्या था? वो आज़ाद हो गया। क्लियर है?
कोई दिक्कत? वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑन द नाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, ये कौन सा तारीख है जिसके रात्रि में 1975 में इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब इमरजेंसी लगा था तो उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है किस डेट की रात को ये जो है इंदिरा गांधी, जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। किसको रिकमेंड किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे। आपको बताना है एग्जैक्ट डेट वो कौन सा है जब ये रिकमेंडेशन की गई थी। यस, उसका जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको बताना है, और वो डेट थी 25 जून 1975। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को ये रिकमेंड किया था कि आप देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इंडिया का, वो पूरा चेंज हो गया था, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, और पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को इंडिया में मिली थी, जो काफ़ी एक तरह से हिस्ट्री में उसका जिक्र बहुत ही विस्तारपूर्वक होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेट 25 जून 1975। ठीक है, 25 जून 1975, और इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। ओके फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा? किस राज्य की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व होती है राज्यसभा में? माफ कीजिएगा, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा का प्रश्न है, आपको ये लोकसभा का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में किसका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। मतलब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि लोकसभा की जो अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 543, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्रेजेंट। ये हो गया आपका प्रेजेंट। जो मैक्सिमम है वो है अभी 550, मैक्सिमम जो है वो 550। इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन किसका है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़े जो राज्य हैं उसका ही सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन है, और सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, तकरीबन 80 सीट जो उत्तर प्रदेश को लोकसभा में मिले हैं। क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा समझते हैं। बताइए, इन विच ईयर was the first ever motion to remove Supreme Court justice? मोशन टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, यहां जस्टिस लिखा है यहां, लेकिन जज होगा, सुप्रीम कोर्ट जज, साइंड बाय 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा यही सवाल है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों द्वारा, संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, ये आपको बताना है। यस, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साइंड बाय 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट? किस साल पहली बार ये किया गया था, ये आपको बताना है। यस, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1991। 1991 में पहली बार ये प्रस्ताव लाया गया था, और वो 108 मेंबर के द्वारा साइन किया गया था कि चीफ जस्टिस को, वो जो जज हैं उनको हटाना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, चीज़ों को आपको देखिए, मिसलेनियस वाले में क्या है, ऐसे प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में 1-2-3% 2 या 3 तो जरूर ही मैंने देखा है कि आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको तो कोई एफर्ट आप लगा नहीं सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाउ मेनी पॉलिसीज डज द इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म ऑफ फेडरेशन एकोमोडेट?
क्या कहता है? हाउ मेनी पॉलिसीज इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म ऑफ फेडरलिज्म एकोमोडेट? फेडरलिज्म एकोमोडेट, ठीक है, बताइए। बस कह रहा है कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती है, आपको बताना है। संघवाद, जब फेडरलिज्म हमने डिस्कस किया था, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती हैं, ये आपको बताना है। यस, तो फेडरलिज्म आपको जानते हैं कि फेडरलिज्म दो लेवल पे काम करता है, एक अपर लेवल पे संघ के लेवल पे और दूसरा स्टेट के लेवल पे। तो संघवाद में बेसिकली दो लेवल की नीतियां होती हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। सीपीओ में पूछा गया ये प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। सीपीओ एग्जाम एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम है और बहुत टफ एग्जाम नहीं है। आप लोगों में से जो भी सीपीओ वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो सीपीओ के थ्रू इस जॉब में हैं और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ और अच्छी है। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सीपीओ वाले एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। पिनाकल की सारी बुक्स और सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर काम करते हैं। पिनाकल इज़ ए वन इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपकी कोई इस तरह की डिमांड होती है बुक्स की या कोई चीज़ की, तो वी डू वर्क ऑन दोज इशूज ऑल्सो, ठीक है। तो प्लीज़ लेट अस नो योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो किस साल हुआ था, ये आपको बताना है। यस, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस साल हुआ था, ये आपको बताना है। नॉट सो टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो क्वेश्चन है, मैंने बाकी क्वेश्चन से देखा है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो या बीजेपी का क्वेश्चन हो या बहुत सारे और भी पॉलिटिकल पार्टी हैं नेशनल लेवल पे, उनसे ज़्यादा मैंने देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का वो अस्तित्व अब नहीं रह गया है, तो ऑब्वियसली बात है एटलीस्ट यहाँ तो इनका यूज़ किया ही जा सकता है क्वेश्चन पूछने में। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1925। 1925 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following presented the Union Budget of India for maximum times? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जामिनर का ध्यान जरूर जाता है। अगर उसके पास ऑप्शंस हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत के केंद्रीय बजट को पेश किया? भारत के केंद्रीय बजट को पेश किया है मैक्सिमम टाइम्स। आर के सम्मुख चेट्टी, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई या पी चिदम्बरम, ठीक है। आपको बताना है कि मैक्सिमम टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार जो केंद्रीय बजट होता है उसको पेश किया जाता है, निम्न में से किसने उसको पेश किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। और मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार यूनियन बजट को पेश किया, 10 बार यूनियन बजट को पेश किया। अगर यहाँ पे मोरारजी देसाई नहीं होता ऑप्शन में तो क्या आंसर हो जाता? तब आपका ऑप्शन का आंसर हो जाता, वो हो जाता पी चिदम्बरम, क्योंकि पी चिदम्बरम ने 9 बार यूनियन बजट को पेश किया। पी चिदम्बरम ने 9 बार यूनियन बजट को पेश किया। अगर पी चिदम्बरम भी यहाँ नहीं होते, मोरारजी देसाई यहाँ नहीं होते, तो क्या आंसर आपका हो जाता? फिर आपका आंसर हो जाता प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 8 बार यूनियन बजट को पेश किया है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके फाइन, चलो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। आपको पता है कि भारत में कुछ शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, ठीक है। उन लैंग्वेज में इन चारों में से किसका स्थान नहीं है, आपको बताना है। राजस्थानी, सिंधी, मणिपुरी या बोडो? यस, आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी भाषा है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज के लिस्ट में या उस लैंग्वेज के भाषा जो है उसमें नहीं आता है, आपको बताना है। यस, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वो कौन सा भाषा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया है इसके बारे में, आपको मैंने पहले ही बताया है
इसके बारे में। उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी जो भाषा है दैट इज नॉट अंडर द शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के साथ भी वो आगे बनते रहती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताइए, व्हेन वाज द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, एनसीपी, ठीक है, शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी। इसको कब फॉर्म किया गया था ये आपसे पूछा गया है। वर्ष बताइए, शरद पवार द्वारा ये फॉर्म किया गया था, संगमा साहब थे और एक दो लोग के साथ मिलकर। आपको बताना है कि किस वर्ष इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। विच ईयर नेशनल ये जो कांग्रेस पार्टी है वो फॉर्म हुआ था, ये आपको बताना है। 1999, 1992, 1980 या 1984? इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, द राइट आंसर इज 1999, ठीक है। इसको आप लोग प्लीज याद रखिएगा, 1999, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। Which of the following articles of the Constitution of India mentions continuance of the rights of citizenship? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। Which of the following articles of the Constitution of mention continuance of the right of citizenship? ये देखिए, ये सिटीजनशिप के ऊपर ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, जो उसकी कंटिन्यूएंस है, उसकी बात की गई है, उसकी निरंतरता की बात की गई है। और आपके पास 4 आर्टिकल के ऑप्शन हैं, 12, 10, 9 या 11। 12, 10, 9 या अनुच्छेद 11 में ये चीज मेंशन है, आपको बताना है। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 10 जो है उसमें इसकी कॉन्टिन्यूएंस की बात की गई है, सिटीजनशिप की जो राइट है उसकी निरंतरता की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेशनल एंथम जन गण मन इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? किस भाषा से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया। ये जन गण मन जो है वो किस भाषा में शुरू में, या कह सकते हैं ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ओरिजिनली किस लैंग्वेज में जन गण मन लिखा गया है, ये आपको बताना है। यस, तो ये जो है बंगला भाषा में लिखा गया था, बंगला भाषा में लिखा गया था। और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन को गाया गया था। कहाँ पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार। और हु हैज रिटन दिस जन गण मन? बहुत पॉपुलर नाम है, आप सभी को पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। रविंद्रनाथ टैगोर, एंड रविंद्रनाथ टैगोर इज द ओनली पर्सन हु हैज अथॉरिटी एंड हु हैज दिस क्रेडिट टू राइट 2 नेशनल एंथम। भारत का और बांग्लादेश का दोनों के जो नेशनल एंथम का क्रेडिट है वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही जाता है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड? किस साल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पास किया गया था, ये बताना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो किस साल पास किया गया था, ये क्वेश्चन बताना है। मिसलेनियस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, थोड़े से फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं नेचर के, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना, किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 2013, ठीक है। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन 2013, ठीक है। 2013 में ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था, और इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2013 में हुआ था लेकिन 2019 में पूछा गया है, तो ये 2019 से पूछा जा चुका है, तो फिर 2023 में भी कैन बी आस्क्ड, इट कैन बी इजिली आस्क्ड इन 2023 एज वेल, नो इशू, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें, ओके। द हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट, दो केरल और लक्षद्वीप के जो उच्च न्यायालय हैं वो कहाँ पे हैं, ये आपको बताना है। केरल और लक्षद्वीप के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोच्चि और कुन्नूर। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताने हैं कि ये हाई कोर्ट कहाँ पे है, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोच्चि या कुन्नूर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये जो हाई कोर्ट्स हैं, ये जो उच्च न्यायालय हैं, ये कहाँ पे स्थित हैं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। आपको पता है कि भारत में जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उतने हाई कोर्ट नहीं है, बहुत सारे हाई कोर्ट के पास कुछ यूनियन टेरिटरीज की अथॉरिटी होती हैं, तो वो भी प्रश्न आपको जो है वो एक बार याद कर लेना है। और ये कैसे याद होगा, जब भी आप बार बार देखोगे उसको तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोच्चि, ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। किसकी बात हो रही है, देश की बात हो रही है। चार देश का नाम है, आपको बताना है कि कौन सा वो कंट्री है जिसने महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार दिया, ठीक है। वोटिंग राइट्स जो है पहली बार किस कंट्री ने दिया है, ये आपको बताना है। महिलाओं की बात यहाँ हो रही है, वुमेन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। वुमेन टू राइट टू वोट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके या अमेरिका। ये चार कंट्रीज के नाम आपके सामने हैं, आपको बताना है कि वो कौन से कंट्री हैं जिसने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, ठीक है, क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज इसको मेमोराइज रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आप वर्ल्ड के मैप पे देखोगे, आप बहुत सारी चीज़ मैप से भी याद कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, वर्ल्ड मैप की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो ऐसे भी मेमोराइज करके आप स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और महिलाओं को मार्जिनाइज कर दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत अलग अलग स्ट्रेटजी से याद कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, और अगर आपने सही मायने में सही ढंग से वो सारे एफर्ट लगाएं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आइए, अंडमान एंड निकोबार जुरिडिक्शन कम्स अंडर विच हाई कोर्ट। अंडमान और निकोबार का जो न्याय क्षेत्र है वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। अंडमान एंड निकोबार का जो न्याय क्षेत्र है, जुरिडिक्शन है, वो किस हाई कोर्ट के अंदर आता है, ये आपको बताना है। यस, आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, तो अगर आपको मैप वाइज भी अगर चीज़ें याद रहेंगी तो आप इजीली गेस कर सकते हो। आप देखोगे कि जो इंडिया का जो ये मैप है, इसमें अंडमान निकोबार कहीं यहाँ पे आपको दिखता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट है, यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसलिए अंडमान का जो सीट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में भी है, ठीक है। सो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन टू। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं किस पे, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि जो भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे।
उच्चतम न्यायालय मतलब क्या? मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, के द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो बाध्यकारी होते हैं इन चारों में से किस पे? एनी रीजन ऑफ द स्टेट, मतलब किसी भी राज्य का कोई क्षेत्र, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ऑल इंडिया कोर्ट्स, ठीक है। देखिए, जब भी कोई ऑप्शन, कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि जिस भी ऑप्शन में ओनली होगा ना, उसका 99% चांस होता है कि वो गलत होता है, वो गलत होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ। ये ओनली वाले ऑप्शन जो होते हैं वो गलत होते हैं, चाहे आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस की दे रहे हो, आईएएस आईपीएस की दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप वो कोई भी पेपर किसी साल को उठा के देख लो, ये ओनली वाले जो ऑप्शन होते हैं ये ज़्यादातर गलत होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा और बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो ऑल इंडिया कोर्ट्स जो होते हैं, भारत के जितने भी न्यायालय हैं, उन पे क्या होते हैं? उन पे बाइंडिंग्स होते हैं, मतलब उस डिसीजन को आपको मानना है। और इसके बारे में एक अनुच्छेद में लिखित मेंशन भी है, लिखित है, और वो क्या है? वो है आर्टिकल 141। अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो भी डिसीजंस हैं वो सारे कोर्ट्स पे, जो इंडिया के कोर्ट्स हैं, उस पे क्या होते हैं? बाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके। देखिए, विच वन इज द लार्जेस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब अपीलीय न्यायालय जो है भारत का वो कौन है? अपीलीय न्यायालय जो अपीलेट कोर्ट है, जो हाईएस्ट लेवल पे अपीलेट कोर्ट है, वो इंडिया का कौन है? ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को तो मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट गलती नहीं करेंगे। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट? यस, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं कि जब भी आपका कोई विवाद होता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके सबसे पहले तो आपके जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहां से स्टार्ट होता है। पहले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, आप सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ जाते हो? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद फिर कहाँ जाते हो आप? हाई कोर्ट्स। और उसके बाद आप कहाँ जाते हो? फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या हो गया? जो सबसे ऊंचा अपीलेट है, जो अपील करने का न्यायालय है, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। वो हो गया सुप्रीम कोर्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, लेट्स नोट वेस्ट आवर टाइम। और जल्दी से इसका बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका मैंने कई बार आपको बताया है। हरिलाल जे कनिया। हरिलाल जे कनिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि भाई बहुत बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब जो प्रश्न है ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे क्वेश्चन आप एक वाइट पेज पे लिख के इसको बार बार जब देखेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल कंट्री? निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है? फेडरल कंट्री नहीं है, मतलब क्या है फेडरल कंट्री का मतलब? फेडरल कंट्री का मतलब होता है कि एक कंट्री होता है और एक कंट्री के अलावा इसमें बहुत सारे इसके फेडरल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फेडरल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं फेडरल कंट्री। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक देश है जो एक फेडरल कंट्री नहीं है, ठीक है। एक फेडरल कंट्री नहीं है। फेडरल कंट्री नहीं होने का मतलब होता है कि वहां की जो सिस्टम है वो क्या है? वो है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का क्या अर्थ होता है? सेंट्रलाइज का अर्थ होता है कि ये एक देश है और यहाँ पे बैठा एक पार्टी है, एक इंसान है जो पूरे देश को कंट्रोल करता है, मतलब सेंटर में बैठ के ये सबको चैनलाइज कर रहा है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज।
ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग यूनिट हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में ये इंडिया कंट्री हो गया, बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये फेडरल कंट्री हो गया। ठीक है। और ये हो गया वो सेंट्रलाइज हो गया। तो निम्न में से कौन सा बहुत आसान आसन है, आप जानते हैं कि चीन में ये चीज़ देखा गया है। और जो भी कंट्री सेंट्रलाइज होती है वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। वहाँ पे मीडिया को कंट्रोल करना है या किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। आइए, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, ये बताना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे और इन्होंने भारत के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया है और काफ़ी पॉपुलर फिगर हैं। आपको बताना है कि वो कौन थे। पंकज सिंह, मनमोहन सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र खन्ना या ब्रजेश मिश्रा? यस, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और इन्होंने इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छे से मिलकर काम किया था। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा इज द पर्सन हु वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अभी जो तत्कालीन सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कौन है? अजीत डोवाल का नाम आप सुने हो, वो भी एक बहुत ही इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है इंडिया के। ठीक है। और उन्होंने अपना जो कार्यकाल है एज ए NSA वो बहुत इफिशिएंसी से निभाया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेंडर बजट स्टेटमेंट अपीयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? ठीक है। किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? पहला लिंग बजट विवरण जो है वो शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? फर्स्ट जेंडर बजट, बताइए ये कौन सा साल है जिस साल ये शामिल किया गया था? फर्स्ट जेंडर बजट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, 2005-06, 2005-06 में पहला आपका जेंडर बजट, जेंडर बजट। क्या होता है जेंडर बजट? जेंडर बजट जब प्रस्तुत होता है तो उसमें जो जेंडर के प्रति, जो कि खास करके फीमेल हैं, फीमेल स्पेसिफिक बजट हो जाता है। मतलब इनके लिए अलग से प्रावधान होता है कि फीमेल के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा जो बजट है उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या जो डेवलपमेंट है वो किए जा रहे हैं, उसके बारे में अलग से एक पैरा तैयार होता है, उसी को कहते हैं जेंडर बजट। ठीक है, जेंडर बजट। और अभी आप देखोगे कि अभी कुछ वर्षों से हमने देखा है कि जो LGBT कम्युनिटी है उनको भी एक स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंस है वो दिया जा रहा है, तो उनके बारे में भी ऑब्वियस सी बात है जब जेंडर बजट आएगा तो उसमें उनके बारे में भी जिक्र होगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? वेरी गुड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इलेक्शन कॉल्ड इन अ पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी अराइजिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट? भारत में जो सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई सरकार मतलब रूलिंग सरकार काम कर रही हो और उस समय कोई सीट रिक्त हो जाता है तो उसके लिए एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एंड इफ ही डाइज, अगर इनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद एक इलेक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं बाई पोल, बाई पोल्स कहते हैं या री इलेक्शन कहते हैं। उसको जो पूर्ण चुनाव होता है उसको कहते हैं बाई पोल्स। ठीक है, क्लियर है? बाई पोल्स या बाई इलेक्शन कहते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, और ऑलमोस्ट हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को खत्म कर चुके हैं। तो आई होप कि आपकी जो MCQ वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर जो आपकी समझ है, पकड़ है, वो धीरे धीरे बन रही होगी। अब ये देखिए, मैंने आपको तकरीबन मुझे लगता है मिसलेनियस के 100-150 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वीडियो लेक्चर में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपको
चीज़ों को समझना है कि कैसे प्रश्न आपके मिसलेनियस वाले सेक्शन से आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस क्लास का यही इंपॉर्टेंस है कि आप चीज़ों को समझें कि टीसीएस एक्चुअली क्वेश्चंस किस तरह के पूछ रही है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ बिल्कुल बनी होगी। अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ राइट टू अस, हमें बताइए कि आपको क्या समस्या है। वी विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टडी हार्ड। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए सो दैट आपका जो सपना है वो साकार हो। और पिनाकल की टीम की तरफ से मैं आपको ऑल द बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड।